हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी, डिसोल्यूशन की सारी जर्नल एंट्रीज डिस्कस की। उसके अंदर हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज भी डिस्कस की थी। बट मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंसेस के अंदर बहुत तरह की वैरायटी और बहुत तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब पॉइंट क्या है, सबसे पहले कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सेटलमेंट की प्रोसेस में लग जाते हैं। जैसे एसेट्स को सबको कलेक्ट करना है, उनके कलेक्शन में खर्चे आते हैं, डेटर से कलेक्शन में खर्चे आ रहे हैं, बिल्डिंग बेचने में, स्टॉक बेचने में जो भी एक्सपेंस लग रहे हैं, फिर लाइबिलिटीज पे करने में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेज को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे हमने किसी को रियलाइजेशन वर्क के लिए अपॉइंट कर दिया और उस पर्सन को या उस पार्टनर को हम लोग कुछ कमीशन दे रहे हैं, कुछ रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो वो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो अगर हम लोग अपने पार्टनर को ही अपॉइंट कर देते हैं, मिस्टर एक्स को हमने अपॉइंट कर दिया रियलाइजेशन वर्क के लिए, उसको अगर कमीशन पे करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन का खर्चा है, और टू पार्टनर है इसलिए सीधा नाम आ जाएगा टू एक्स कैपिटल या टू वाइज कैपिटल, ठीक है, जिसको कमीशन अपने को देना है। अगर पार्टनर नहीं होता तो टू बैंक, आउटसाइडर होता तो पे कर देते, पार्टनर है तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट करना मतलब पेमेंट के बराबर है। उसके बाद में अब जो सिचुएशन बनती है कि सर एक्सपेंसेस फर्म को पे करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए, पार्टनर को पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए, तो उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। कभी रियलाइजेशन में आता है, कभी नहीं आता है, कभी पार्टनर में आता है, कभी नो एंट्री हो जाती है। तो ये बहुत तरह की जो कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में रहती है, वो सारी कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। देखो, 2 पॉइंट समझना ढंग से। जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, और ये सब कुछ आपको एग्रीमेंट से पता चलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाई, यानी कि कौन बियर करेगा। तो यहां पे एक हो सकता है फर्म बियर करेगा, हो सकता है कि पार्टनर को ये जिम्मेदारी डाल दी हमने, और या फिर हो सकता है इन एनी रेशियो, स्पेसिफिक रेशियो, यानी पार्टनर एंड फर्म दोनों मिल करके। समझ रहे हो बात को। बोर्न बाई मतलब किसको बियर करना है, खर्चा किसका माना जाएगा। तो अगर कुछ नहीं किया हुआ कहा हुआ तो बाय डिफॉल्ट फर्म को माना जाएगा, फर्म को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर ने अगर अंडरटेकिंग कर ली, पार्टनर को हमने बोल दिया कि भाई तेरे को कमीशन दे रहे हैं, अब खर्चे जो भी लगेंगे वो तुझे पे करने हैं, तो पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्न करना। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्म एंड एक्स विल शेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इक्वली। तो जितना भी खर्चा लगेगा आधा फर्म पे करेगी, आधा पार्टनर पे करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से खर्चे किसको बियर करने हैं, ऐसा क्या बोला हुआ है। कुछ नहीं बोला हुआ तो फर्म का बियर करना होता है, लेकिन अगर पार्टनर को बियर करना है तो अलग सिचुएशन हो गई, और अगर रेशियो में बियर करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट कैसे हुआ है। एक्सपेंसेस पेड बाई, तो यहां पे भी हो सकता है कि खर्चे फर्म ने पेड कर दिए, पार्टनर ने पर्सनली पे कर दिए, और या फिर रेशियो के अंदर पेमेंट हुआ है कि 50% एक्स ने पे किए, 50% वाई ने पे किए, या फिर 30% फर्म ने पे किए, 40% एक्स ने, 30% वाई ने। इस टाइप से भी पेमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बियर किसको करना है और पेड एक्चुअल में किसके द्वारा हुए हैं, इन दोनों से अपने एंट्री बना पाएंगे। जब तक ये समझ नहीं आएगा तो एंट्री सही नहीं बनेगी। क्लियर है। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, सिचुएशंस रटने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस सिचुएशन के अंदर ऐसी एंट्री करेंगे, इस सिचुएशन में ऐसी एंट्री करेंगे। तो जो रटने वाली टेंडेंसी है उसके अंदर थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ लिया, रेशियो देकर के पूछ लिया, तो वहीं पे बच्चा, ठीक है। तो इसलिए अपने ऐसी एबिलिटी डेवलप करेंगे कि कोई भी तरह से पूछ ले, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, एंट्री हम लोग कर पाएंगे।
और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, और एग्जाम के अंदर मान के चलो कि कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एंट्रीज से रिलेटेड आए चाहे लेजर से रिलेटेड आए, बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछेगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, ये हम चेक कर पाएंगे क्वेश्चंस में। और ये चेक कैसे कर पाएंगे, धीरे धीरे एबिलिटी बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, एंट्रीज में डिस्कस करवाऊंगा, उसके बाद में आपकी एबिलिटी बन जाएगी। बट ये देखना जरूरी है कि खर्चा बियर किसको करना था और पेड किसको करना था, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। जो पेड करेगा, फर्म पेड करेगी तो फर्म का कैश जाएगा, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का कैश जाएगा। लेकिन खर्चा डेबिट किसकी बुक्स में होगा वो डिपेंड करता है बियर किसको करना था उसके ऊपर। तो अब हम कुछ सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस बन सकती है देखना अच्छे से। और तो देखो, सबसे मोस्ट कॉमन सिचुएशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय फर्म। कुछ नहीं कहा हुआ है तो भी यही सिचुएशन होती है, बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है ये, कि हमेशा फर्म को ही बियर करना होता है जब तक स्पेशली कुछ लाइन ना बोले, एक्सेप्शनल कुछ ना बोले क्वेश्चन में, तो हमेशा फर्म को ही बियर करना होता है, ये मान के चलो। तो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है। बट अब वही बात वही है कि पेड किसने किया, तो 2-3 पॉइंट्स बनाते हैं। पेड बाय फर्म, बियर फर्म को करना था और फर्म ने ही पे कर दिया, तो ठीक है, फर्म का रियलाइजेशन का खर्चा है, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, पेड बाय पार्टनर एक्स। इस बार क्या हुआ कि वही है सिचुएशन, तो वही है, बियर तो फर्म को ही करने थे, बट जो पेमेंट है वो पार्टनर एक्स ने कर दिया। तो बताओ, फर्म के लिए तो फिर भी खर्चा है, तो फर्म तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगा। लेकिन अब पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दिया, तो फर्म की तरफ से बैंक नहीं जा रहा है, पैसे पार्टनर ने पे किए हैं, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यानी यहां पे एक्स का नाम है तो एक्स कैपिटल अकाउंट। कोई समस्या नहीं। उसके बाद एक और सिचुएशन बना लेते हैं, वही है बोर्न बाय फर्म। जितने भी खर्चे हुए, मान लो 10,000 के खर्चे हुए, तो 10,000 के खर्चे फर्म के हैं, तो फर्म के खर्चे कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। लेकिन जो उनका पेमेंट करना था, पेड बाय पार्टनर एक्स एंड वाई इक्वली। अब क्या किया, कुछ खर्चे एक्स ने पे कर दिए, कुछ खर्चे वाई ने पे कर दिए इक्वली, 50-50। तो अगर 10,000 के खर्चे हुए तो अभी भी फर्म के खर्चे 10,000 हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू जितना एक्स ने पे किया उतने के लिए एक्स को क्रेडिट करो, जितना वाई ने पे किया वाई को क्रेडिट करो। क्लियर है? तो ये एंट्री हो जाएगी। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या देखा, जब भी जितने खर्चे फर्म को बोर्न करने वो खर्चे फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होंगे। अगर जैसे ही ये खर्चे पार्टनर को बोर्न करने होते हैं तो वो फर्म के रियलाइजेशन में डेबिट नहीं होंगे। अगर 10,000 में से बोले कि 50% फर्म बियर करेगी, 50% एक्स बियर करेगा, तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में 5,000 ही डेबिट होंगे। और फर्म ने खुद ने पे किए तो टू बैंक, पार्टनर ने पे किए तो टू पार्टनर का नाम, और या दो पार्टनर ने पे किए तो दोनों पार्टनर का नाम। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन थी जहां पे बोर्न बाय फर्म है। अब हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं जहां पे बोर्न बाय पार्टनर हो। ठीक है, चलो सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स। अब एक्स को उसके लिए हो सकता है कमीशन दिया हो, कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा हो, तो उसके बदले में एक्स ने एग्री किया कि सारे खर्चे वो खुद बियर करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये खर्चे हैं बोर्न बाय एक्स, मतलब कि ये खर्चे सारे के सारे एक्स के पर्सनल खर्चे हो गए। फर्म को अब कोई मतलब नहीं इन खर्चों से, तो इन खर्चों के लिए फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। एक्स को जो कमीशन देंगे उसके लिए जरूर रियलाइजेशन का खर्चा है, बट जो खर्चे एक्चुअल में लग रहे हैं फर्म को कोई मतलब नहीं है उससे। तो अगर ये खर्चे फिर भी पेड किसने किए हैं, तो पेड बाय फर्म। सर पेड तो हमें करने ही नहीं थे, पेड तो ए को करने थे, बट सॉरी पेड तो एक्स को करने थे, बट हमने फर्म से उसको पे कर दिया। एक्स जो है वो फर्म का ही कलेक्शन का काम कर रहा था, और उसी दौरान फर्म के पैसों से उसने ये अपने जो खर्चे थे वो चुका दिए। तो फिर फर्म अपना रियलाइजेशन डेबिट नहीं करेगा, वो डेबिट करेगा एक्स कैपिटल।
जब एक्स अपने पर्सनल खर्चे फर्म के पैसों से चुका रहा है, दैट मीन्स क्या है, ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। सर अगर वो खर्चे एक्स अपने खुद के पैसों से ही पे कर देता, पेड बाई एक्स फ्रॉम हिज फंड्स, तो फिर हम क्यों एंट्री करें उसकी? तो बड़ा सारा लिखो यहाँ पे नो एंट्री। क्यों? क्योंकि जब एक्स को ही बोर्न करने थे और उसने ही पे किए हैं, तो ना तो फर्म का कैश और बैंक जा रहा है और ना ही फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए इसके लिए हो जाएगी नो एंट्री। एंड सर ऐसा हो जाए कि पेड बाई अनदर पार्टनर वाई, खर्चे पे करने थे एक्स को लेकिन पे कर दिए वाई ने, तो अब क्या होगा? तो अब तो एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे? तो एक्स का पर्सनल खर्चा है तो डेबिट करो, एक्स कैपिटल डेबिट, और पे कर किसने दिया? वाई ने, तो वाई जो है एक्स से वापस से रिकवर करेगा, तो ये एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट टू वाईज कैपिटल। जिसको बियर करना था उसको डेबिट करो, और जिसने पे कर दिया, मतलब वाई को तो देना ही नहीं था लेकिन फिर भी उसने पे कर दिया, तो वाई को क्रेडिट करो, तो आपस में एडजस्टमेंट हो गया। तो अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय फर्म एंड एक्स। इस बार बोर्न बाय देखना क्या है, फर्म एंड एक्स इन इक्वल रेशियो, यानी कि अगर 100 रुपए का खर्चा लगेगा तो 50 रुपए का खर्चा फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी और 50 रुपए का खर्चा एक्स अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, 50-50 वाली सिचुएशन है। तो 50 रुपए कहां पे जाएंगे? रियलाइजेशन के अंदर जाएंगे, और 50 रुपए एक्स के पर्सनल जाएंगे। और उसके बाद में अगर फर्म अपना पे कर दे तो रियलाइजेशन टू बैंक 50%, और एक्स अपना पे कर दे तो नो एंट्री फर्म की बुक्स में। बट अगर पेमेंट इस तरह से हो, जैसे मान लो सिचुएशन नंबर 1, पेड वुली बाय द फर्म ₹10,000, 10,000 रुपए का खर्चा हुआ और वो कंप्लीटली फर्म ने चुका दिया। तो अब भाई देखो, जितना फर्म का खर्चा है 10,000 फर्म ने चुकाया है, बट फर्म का है कितना? 5,000, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हो रखा है कि 50% फर्म बियर करेगी और 50% पार्टनर एक्स बियर करेगा। तो फर्म अपनी रियलाइजेशन में डेबिट कर लेगा 5,000, जितना एक्स से रिलेटेड है वो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000, और टू सारा पैसा जो है वो फर्म की तरफ से जा रहा है, तो टू बैंक 10,000। क्लियर है ये एंट्री? रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, मेरा जितना फर्म्स का जितना खर्चा है, फर्म को जितना बियर करना है वो फर्म के रियलाइजेशन में जाएगा, जितना पार्टनर को बियर करना है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और पूरा पैसा फर्म ने पे किया है तो टू बैंक फर्म में हो जाएगा। सिचुएशन नेक्स्ट, पेड वुली बाय द पार्टनर एक्स, अमाउंट वही है ₹10,000, और इस बार पूरा का पूरा जो 10,000 पेमेंट है वो एक्स ने कर दिया। तो देखो 50% यानी 10,000 का 5,000 तो एक्स को वैसे भी पे करना था और उसने ही पे किया है, तो नो एंट्री। पर्सनल खर्चा है, पर्सनली पे कर दिया, तो फर्म की बुक्स में नो एंट्री, लेकिन जितना फर्म के लिए पे किया है उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 और टू एक्स कैपिटल। ये अमाउंट 5,000 का फर्म के बिहाफ पे एक्स ने पे किया है, तो यहां पे एंट्री बन जाएगी सिर्फ 5,000 की। पर दोनों के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रियलाइजेशन डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 से। अब मैं थर्ड सिचुएशन भी बनाऊंगा तो भी रियलाइजेशन कितने से डेबिट होगा? 5,000 से, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि फर्म को बियर कितना करना है? 50%, तो 10,000 का 50% 5,000। पेड बाई पार्टनर वाई, वही है ₹10,000, 10,000 का खर्चा था, इस बार बेचारे वाई ने पे कर दिया। अब तुम पूछोगे कि सर वाई ने क्यों पे किया? फर्म को पे करना था, एक्स को पे करना था, वाई क्यों पे कर दिया बीच में? तो पैसे चुकाने के लिए कोई भी हो सकता है, वाई ने चुका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वाई की लाइबिलिटी थी, बट वाई ने उन दोनों के बिहाफ पे कर दिया। तो अगर कोई भी पार्टनर किसी के बिहाफ पे करता है तो उस पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे वापस से, वाईज कैपिटल कंपेंसेट हो जाएगा वाई को। वाई ने अगर उन दोनों के बिहाफ पे खर्चा पे किया है तो वाई को कंपेंसेट कर देंगे वापस से। तो डेबिट किसको करेंगे? जितना खर्चा फर्म का है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, और जितना एक्स का है उसके लिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000।
तो अगर इसमें अब मैं और भी कोई सिचुएशन बनाऊं तो फंडे क्लियर रहेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होना है हर सिचुएशन में 5,000 से। जो पे करेगा, फर्म पे करेगी तो टू बैंक, एक्स पे करेगा तो टू एक्स कैपिटल, वाई पे करेगा तो वाई कैपिटल, जेड पे करेगा तो टू जेड कैपिटल। क्लियर हुआ? तो ये तीनों सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन में हमने देखा बोर्न बाई बोर्न बाई द फर्म, दूसरा हमने देखा बोर्न बाई पार्टनर, और तीसरा देखा किसी रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये तीन ही तरह की सिचुएशन है। प्रैक्टिस के लिए हम एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन लिया हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाई फर्म एक्स एंड वाई इन रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि अगर 100 रुपए का खर्चा लगेगा तो 100 का 2/5, 40 रुपए फर्म को बियर करना पड़ेगा, 40 रुपए एक्स को बियर करना है और 20 रुपए वाई को बियर करना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ऐसा बियर करना है, बट जब एक्चुअल में खर्चे लगेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने अपने हिस्से का सब पे करेंगे। हो सकता है सारा खर्चा फर्म चुका दे, हो सकता है सारा एक्स चुका दे, हो सकता है वाई चुका दे, और जेड जो कि यहाँ पे एग्रीमेंट में पार्टी नहीं है बट वो भी एक पार्टनर है, तो हो सकता है सारा खर्चा जेड पे कर दे। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर क्या क्या एंट्रीज बनेगी? तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि बियर किसको करना था और अब पेड किसने किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है पेड बाय फर्म, सारा खर्चा फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म पे कर रही है मतलब हमारा फर्म का टू बैंक, पैसे सारे के सारे फर्म के जा रहे हैं, और खर्चा जो है वो पेड कितना हुआ है वो एक अमाउंट ले लेते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेज, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इनकर्ड ₹25,000, 25,000 का खर्चा लग गया। तो अब मुझे बताना 25,000 में फर्म को कितना बियर करना पड़ेगा? 25,000 का अगर खर्चा लगा है तो उसमें फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई 10,000 की, एक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी 10,000 की, और वाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो गई? 5,000 की। ठीक है, तो ये खर्चा उनको बियर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब पे कौन कर रहा है? सारा का सारा खर्चा फर्म पे कर रही है, तो फर्म के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो 25,000 फर्म क्रेडिट हो जाएगा। अब जितना खर्चा फर्म को बियर करना था उतना खर्चा मैं फर्म के रियलाइजेशन में डेबिट करूंगा, तो रियलाइजेशन मेरा डेबिट हो जाएगा 10,000 से। जितना एक्स को बियर करना था वो एक्स का पर्सनल खर्चा है और पेमेंट फर्म की तरफ से हुआ है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूंगा 10,000, और जितना वाई को बियर करना था वो वाई के कैपिटल अकाउंट में बियर करेंगे, डेबिट करेंगे 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फर्म के एक्सपेंस के लिए, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू बैंक, ये एंट्री आपकी बन जाएगी फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन है वही है, पे वही करना था 10, 10 और 5, लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है, एक्स ने 15,000 पे कर दिए, वाई ने 10,000 पे कर दिए। ठीक है, तो एक्स ने जो 15,000 पे किए हैं उसमें से 10,000 तो उसको खुद को पे करने थे, पर्सनल थे, वही वाले पे किए हैं, तो नो एंट्री। 10,000 के लिए नो एंट्री। तो पीछे जो 5,000 बचा वो एक्स ने ज्यादा पे कर दिए, तो एक्स को क्रेडिट करो, 5,000 रुपए का एक्स को कंपेंसेशन दिलवा देंगे। ठीक है सर, 15,000 पे किए बट आएगा कितना? 5,000। 10,000 तो पर्सनल के लिए पे किया था, तो नो एंट्री। वाई ने कितना पे किया है? 10,000, लेकिन वाई को पे 5,000 तो खुद को करना ही था, तो वो पर्सनल हो गया। पीछे बचा हुआ 5,000 है वो वाई को कंपेंसेट हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 5,000। और अब जो ये 5,000 और 5,000 इन दोनों ने जो 10,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं वो किसके लिए पे किए हैं? फर्म के लिए पे किए हैं, तो फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000। भाई इस सिचुएशन के अंदर चाहे ये चारों सिचुएशन में से कोई भी पॉइंट करो, रियलाइजेशन अकाउंट हर केस में 10,000 डेबिट होगा, क्योंकि 10,000 फर्म का एक्सपेंस है, फर्म को बियर करना चाहिए था, नहीं किया। फर्म ने खुद ने बियर किया तो टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर ने बियर किया तो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब फिर से वही है, पेमेंट तो वैसे ही करना था 10, 10, 5, लेकिन पेड बाई फर्म 15,000, तो फर्म ने 15,000 रुपए पे कर दिए, फर्म का वही रियलाइजेशन तो डेबिट कर ही लो। कितने से? रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा 10,000 से, 10,000 फर्म को बियर करने चाहिए थे, और एक्स और वाई ने कुछ नहीं पे किया है, बाकी बचा हुआ जेड ने पे कर दिया।
तो एक्स को डेबिट तो करेंगे ही, एक्स का पर्सनल खर्चा है पर पे नहीं कर रहा है तो डेबिट करो एक्स को 10,000 से, वाई को डेबिट करो 5,000 से, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। और टू, पेमेंट कैसे हुआ है, तो टू बैंक, फर्म ने पे किया है वो फर्म का क्रेडिट करो 15,000, और जितना पेमेंट किया है जेड ने, जेड को कंपेंसेट करेंगे, क्रेडिट करो जेड्स कैपिटल अकाउंट 10,000, तो ये 25,000 का इस तरह से पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ सिचुएशन। उसके बाद देखो ये वाली जो सिचुएशन है, पेड बाय मिस्टर वाई ओनली। अब जो पेमेंट किया है वो खाली वाई ने पे किया है, तो पहले ही देख लो वाई को पे करना था 5,000 और 5,000 खुद ने पे कर दिया, तो उसके लिए तो नो एंट्री। पीछे बचा 20,000, फर्म के लिए 10,000 पे किया है वाई ने और एक्स के लिए 10,000 पे किया है, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन डेबिट, जितना फर्म के लिए पे किया वो डेबिट करो रियलाइजेशन में, जितना एक्स के लिए पे किया है वो एक्स में डेबिट करो, और टू वाई को जितना कंपेंसेशन दिलवाना है टू वाइज कैपिटल, 20,000 रुपए वाई ने एक्स्ट्रा पे कर दिए, खुद के नहीं थे फिर भी पे कर दिए, तो उसके लिए टू वाइज कैपिटल 20,000, ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर है। तो ये जो अभी हमने सिचुएशन, अब इसके अंदर तरह तरह से मैं यहाँ बोलूँ कि ये खर्चा सारा जेड ने पे कर दिया, ये खर्चा सारा एक्स ने पे कर दिया, तो बहुत तरह की सिचुएशन, खर्चा भी अलग अलग रेशियो में पे किया है, तो 50 सिचुएशंस बन सकती है। बट अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा लॉजिक जो मैं बता रहा हूं कि फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जितना फर्म को बियर करना था एक्सपेंस में से। अगर फर्म को सारा बियर करना था तो पूरा 25,000 रियलाइजेशन में जाएगा, फर्म को 10,000 बियर करना है तो 10,000 ही रियलाइजेशन में जाएगा, और उसके अलावा अगर पार्टनर को कुछ रिम्यूनरेशन दे रही है तो वो फर्म के रियलाइजेशन में जाएगा। क्लियर है। बट बच्चे कई बार पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइजेशन में डाल देते हैं बिना ये देखे कि बियर कितना करना था फर्म को, तो ध्यान रखना कितना बियर करना था और कितना किस किस ने पेड किया है, ये अगर दोनों पॉइंट आप माइंड में ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो एक दो क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है टीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन। तो चलो देखो ये क्वेश्चन है अपना टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन 8 है, और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है अपने को, और सारी की सारी एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर ₹10,000, 10,000 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हुए, तो कुछ भी नहीं कहा हुआ हो तो खर्चे फर्म के हैं और बियर भी फर्म ही करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। Next is realization expenses of ₹5,000 were paid by तारन ए पार्टनर। तो 5,000 बियर किसको करने ये नहीं बता रखा, लेकिन पेड किसने किए हैं, तारन ने किए हैं। तो जब भी बियर किसको करने क्लियर नहीं करे दैट मीन्स फर्म को बियर करने हैं, और फर्म को बियर करने हैं मतलब फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्म का पैसा नहीं जा रहा है, पैसा कौन दे रहा है, तारन, तो तारन को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तारन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो 5,000 से। नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन ए पार्टनर। तो इस बार मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म का खर्चा नहीं था, मदन का पर्सनल खर्चा था, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। मदन की ड्राइंग है एक तरह से ये, और लेकिन पेमेंट जो गया है वो फर्म की तरफ से गया है मदन के बिहाफ पे, तो फर्म का कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए एंट्री करेंगे टू बैंक, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है पवन ए पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेज। मतलब कि पवन को हमने कहा कि भाई तेरे को रियलाइजेशन का काम देखना है और जो भी खर्चे लगे वो भी हम तेरे को इंक्लूड करके दे रहे हैं, 20,000 रुपए उसको दे दिए टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेज 10,000। तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल एक्सपेंसेज यूजलेस हो जाते हैं। अब 20,000 हमने तो उसको पे करने हैं, बस बात खत्म, बाकी के जो खर्चे लगे वो उसकी हेडेक है। तो 20,000 रुपये जो हमारा खर्चा लग रहा है उसको कमीशन देने का, उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, फर्म को बियर करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू, अब पार्टनर को ही देना है तो पार्टनर का
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक करने की जरूरत नहीं, सीधा टू पार्टनर टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। और अब ये सर 10,000 का, तो 10,000 के लिए नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वाई? बिकॉज एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर पर्सनली। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि ए पार्टनर एंड ₹8,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो यहाँ पे फर्म को बियर करना है 3,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो, जितना फर्म को बियर करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना पार्टनर को बियर करना है उतना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये उसका पर्सनल है 5,000, और दोनों का पेमेंट जो है वो फर्म से जा रहा है, तो डू बैंक क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से फर्म की बुक्स के अंदर। क्लियर है? तो ये एंट्री तो बहुत सिंपल एंट्री है। अगर एक बार माइंड में क्लियर हो जाए सिचुएशन तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो उसके बाद देखो 6th पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाई एंड पेड बाई करण ए पार्टनर। बोर्न बाई भी करण है एंड पेड बाई भी करण है, तो उसका पर्सनल खर्चा है और उसने खुद ने पे कर दिया, तो बड़ा सा लिखो यहाँ पे 6th में नो एंट्री। जब किसी पार्टनर का खुद का खर्चा और खुद ही पे कर ले तो फर्म में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है मनोज ए पार्टनर is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000। मनोज को हमने 10,000 रुपए के रिम्यूनरेशन पे काम करने के लिए बोला, तो मनोज को 10,000 रुपए पे करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल 10,000। जब भी हम किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन देते हैं तो वो फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस है और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। फिर लिखा देव ए पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म। तो 15,000 रुपए हमने उसको डिसोल्यूशन के लिए देना है और 8,000 रुपए जो कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं उनको भी फर्म ने पे किया है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट के अंदर देव को जो 15,000 रुपए कमीशन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खर्चे कौन बियर करेगा, तो इसका मतलब एक्सपेंसेज है वो भी फर्म को बियर करना है। तो फिर 15,000 के लिए ये आपका पॉइंट नंबर है 8th में ए एंट्री बनेगी। पहले तो देव को कमीशन देने के लिए, तो रियलाइजेशन डेबिट 15,000 टू देव कैपिटल 15,000 पे, और उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री बनेगी फिर से रियलाइजेशन खर्चे लग गए आपके, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 और टू बैंक 8,000। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर ये 8,000 देव को बियर करने थे क्या? तो देखो कहीं भी क्लियर नहीं कर रखा, और जब भी मैंने कहा है क्लियर नहीं हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को ही बियर करने पड़ते हैं और फर्म ने पे कर दिए, तो 15 और 8 23,000 रुपए फर्म का रियलाइजेशन का खर्चा हो गया। 9th एंट्री एकदम सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित ए पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हितेश को पवित है वो कंपेंसेट कर दे प्राइवेटली, तो फिर ये एंट्री बुक्स में नहीं आएगी, बट अदरवाइज बुक्स के अंदर एंट्री आएगी। देखो सीधा सीधा क्या हो गया, पवित को पे करना था, हितेश ने पे कर दिया, तो अब पवित है वो हितेश को कंपेंसेट करेगा, तो पवित को डेबिट करो, इससे पैसे लेने अपने को, और टू हितेश को क्रेडिट करो, कंपेंसेट करवा दो उसको बेचारे को 5,000। फर्म का कोई लेना देना नहीं, ना तो फर्म को पे करना था और ना फर्म ने पे किया है, बट पार्टनर का आपस का हिसाब है, पवित को पे करना था, हितेश ने पे कर दिया, तो कंपेंसेटिंग एंट्री हमने करवा दी, पवित कैपिटल डेबिट टू हितेश कैपिटल। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन सो दैट जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसी का TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9th। तो देखो क्वेश्चन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस।
फर्स्ट है एल ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। तो एल को रिम्यूनरेशन देना है, फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर को पे करना है टू एल्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम। तो कुछ नहीं कहा हुआ, तो इसका मतलब फर्म को पे करना चाहिए था, बोर्न बाय फर्म है, बट पार्टनर एम ने पे कर दिया, तो एम्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक नहीं होकर के टू एम्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000, 5,000 है और कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर फर्म को ही पे करना था और फर्म नहीं पे किया है, अपने आप सिचुएशन बन गई टू बैंक, किसी पार्टनर का नाम है नहीं बीच में, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पी, इसको थोड़ा अच्छे से देखना, पी ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹7,000। तो 7,000 तो पी को हम लोग क्रेडिट करेंगे। पी एग्रीड टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय पी, तो 7,000 रुपए हमने उसको कमीशन दिया, तो ये हमारा फर्म का खर्चा हो गया। फिर 4,000 पर्सनल था उसका और पेड भी उसने पर्सनल किया है, तो 4,000 के लिए तो लिख लो नो एंट्री, और 7,000 के लिए एंट्री कर लेंगे। रियलाइजेशन डेबिट 7,000 और टू पीज कैपिटल, पार्टनर को ही देना है तो पीज कैपिटल क्रेडिट कर दो, और 4,000 के लिए नो एंट्री। क्यों? क्योंकि 4,000 रुपए उसको पार्टनर को बियर करने थे और उसने पर्सनली बियर कर भी लिए। नाउ नेक्स्ट इज एन ए पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution, allowed a remuneration of 9,000, तो ये सेम एंट्री, 9,000 रुपए उसको एन को देना है, तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, डेबिट करो रियलाइजेशन 9,000 से टू एन्स कैपिटल। उसके बाद इसी के अंदर ये इसकी एक एंट्री हुई है, उसके बाद इसी में आगे लिखा है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,000 वर पेड बाय द फर्म, और ऊपर लिखा है एन एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेज। अब सारे खर्चे जब एन को बियर करने थे तो एन को ही पे करने चाहिए थे, बट पेमेंट मेड बाय द फर्म, तो 4,000 के खर्चे फर्म ने पे किए हैं, किसके बिहाफ पे? एन के बिहाफ पे, तो एंट्री बन जाएगी एन्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। सर इसको कंबाइंड कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन को हमने 9,000 रुपए देने थे, 4,000 हमने उसके बिहाफ पे कर दिए जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए, तो अपने एन को 5,000 से नेट क्रेडिट कर सकते थे। रिलेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू एन्स कैपिटल डेबिट 5,000 टू बैंक 4,000, ऐसी एंट्री भी हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है क्यू ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वाज अलाउड रिम्यूनरेशन ऑफ 18,000, फिर से सेम पॉइंट बोल रहा है, 18,000 का रिम्यूनरेशन उसको देना है। क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000, 18,000 उसको चुकाना है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, और जब उसको रियलाइजेशन के खर्चे चुकाने थे तो साथ में लिखा है क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज इज रिम्यूनरेशन, उसके बदले में उसने स्टॉक ले लिया। तो देखो क्या बन रहा है, क्यू को 18,000 रुपए कमीशन देना है और उसके बदले में उसने क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया, तो इसके लिए आपकी हो जाएगी नो एंट्री। सर ये नो एंट्री क्यों हुई? देखो समझाता हूं इसको। जब क्यू को आप रिम्यूनरेशन देते हो तो एंट्री करोगे टू क्यूज कैपिटल, ये क्यू को 18,000 रुपए मैंने पे करने हैं, और जब क्यू आपका स्टॉक लेके चला जाता है तो क्यूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000। अब आप देखो तो क्यू तो आपका कट हो रहा है, रियलाइजेशन कट हो रहा है, क्योंकि जो रियलाइजेशन के खर्चों के बदले में ही, कमीशन के बदले में ही उसको हमने क्या दे दिया? स्टॉक दे दिया। तो एक तरफ पेमेंट आना था, एक तरफ स्टॉक का रियलाइजेशन होना था, तो दोनों आपस में सेटल हो गए, दैट मीन्स नो एंट्री। और सर अगर ये दो एंट्रियां कर दे तो कोई सेंस तो है नहीं करने का, कर दोगे तो चलेगा, बट एंट्री आपको नहीं करनी चाहिए, आप लिख दो कि नो एंट्री। तो ये थी रियलाइजेशन की एंट्रीज, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, सब कुछ क्लियर हो गया है। रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री, एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी एंट्री आती है
तो अब आप लोग आराम से कर सकते हो। चलो बाय।